नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आज के सबसे खास मुद्दे पर बातचीत हर रोज़ आप देखते हैं, तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और बातचीत का विषय है कि चुनाव खत्म हो गया है। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट को लेकर कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। वोटों के प्रतिशत को लेकर चर्चा जोरों पर है कि इस बार जो मतदान हुए हैं, जो रुझान हैं, वो किस तरह के हैं, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, इस बात की चर्चा आम है। तो हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। भोलानाथ जी आपको बताएंगे कि वोटों के प्रतिशत के घटने और बढ़ने से क्या कुछ होता है और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि जब रिजल्ट आएगा तो सही बात उस समय पता चलेगा, लेकिन ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत उसमें कैद हो चुकी है। अब देखना होगा किसकी सह और किसकी मात होती है। लेकिन जो आकलन है, जो बातचीत है, हम शुरू करते हैं। भोलानाथ जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस बार का जो मतदान हुआ है, पिछले 2020 के मतदान से और इस बार का देखें तो 0.29%, थोड़ा कम हुआ है मतदान। और अगर सभी क्षेत्रों का अलग अलग हम लोग आकलन करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, मतदान कम हुआ है या ठीक ठाक था? देखिए, मतदान कम थोड़ा सा तो हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आधा मतदाताओं ने ही अपने वोट डाले हैं। 54% का औसत है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बेलागंज में 56% है, लेकिन बाकी जगहों पर तरारी में सबसे कम है। तो मतलब एक एवरेज जो है वो 53-54% के करीब है। तो मान के चलिए कि आप आधे से कुछ अधिक मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो ये कम ही है। लोकसभा चुनाव के मुकाबले देखेंगे तो अगर बेलागंज को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर वोट का परसेंटेज कम रहा है। बेलागंज में करीब 4% ज़्यादा है, और तरारी में तो अगर आप देखेंगे तो रामगढ़ में तो वहाँ पर 4% कम हो गया है लोकसभा चुनाव के मामले में। इसमें एक जो सेट फार्मूला आता है वह मतलब वैसा कोई सेट नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर मतदान कम होता है तो ये एक कांटे की लड़ाई के संकेत देता है, जो कि मतदाता बहुत खुशी से बाहर नहीं निकलते हैं वोट करने। मतलब उतना उत्साह उनमें नहीं रहता है, तो इसलिए एक संघर्ष के आसार दिखते हैं, फिर एंटी इनकम्बेंसी के भी आसार दिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं है कि ऐसा ये मतलब यही ऐसा ही होता ही है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि मतदान कम हुआ है, लेकिन मतलब जीतने मतलब सिटिंग उम्मीदवार हार गए, है ना, और नए उम्मीदवार कोई मैदान में आके वो जीत गए। तो जीत हार कम वोट परसेंटेज से कोई सेट नहीं है। लेकिन ये एक आप देखिए कि जो वोट परसेंटेज कम है, इसका थोड़ा सा आप आकलन कीजिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि त्योहारी मौसम है, ठीक है। तो त्योहारी छठ खत्म हुआ है, तो और छठ खत्म हुआ है 8 तारीख को और मतदान था 13 तारीख को। तो जो लोग जाने वाले होते हैं, जो प्रवासी भारतीय, वो बहुत बड़ी तादाद में चले भी जाते हैं, ठीक है। और उसमें एक बात और भी आती है कि जैसे जो माना जाता है कि जो फॉरवर्ड क्लास है, तो फॉरवर्ड क्लास अगर नहीं है या है भी तो बहुत उत्साह उसका नहीं रहता है वोटिंग के प्रति। खास करके जो लोअर क्लास मतलब जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों में, खास करके जो मुस्लिम, यादव, इन तबकों में एक वोट का लेकर के एक फिर भी एक एग्रेसिवनेस रहती है। वो किसी भी रूप में चाहते हैं कि हम अपना वोट कास्ट करें। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग कई खबरें ऐसी छापे, ऐसी खबरें पढ़ने को मिली जिसमें स्पेशली लोग वोट डालने के लिए मुंबई, दिल्ली और ये से आए थे। तो ये भी हो सकता है कि एक तबका मतलब छठ के बाद रुक गया भी हो वोट डालने के लिए, और एक तबका जो है जानबूझ के मतलब उत्साह की कमी देखिए कि कमी की वजह से वोट नहीं डाल पाया हो। तो ये एक कारण भी हो सकता है। एक और कारण हुआ कि ये उपचुनाव है और 1 साल के लिए विधायक चुने जा रहे हैं। बिल्कुल एक साल का जो वक्त जो बच रहा है, और इसमें तमाम दल और उम्मीदवार विकास की बातें कह रहे हैं, तो लोग भी समझते हैं कि 1 साल में ये कितना विकास कर देंगे। हाँ, 4 साल में जो हुआ सो हुआ, यदि नहीं हुआ तो 1 साल में ये क्या कर लेंगे। ऐसे में दलों और उम्मीदवारों दोनों का जो विकास का दावा जो है खास तौर से, वो बड़ा अजीब सा लगता है, हास्यास्पद जैसा लगता है।
दूसरा बात यह है कि अब जैसे अगर आप रामगढ़ को देखें जहाँ की सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हुआ, तो जो एक माना जाता है ना कि बदलाव परिवर्तन की बात हो सकती है, तो ये वहाँ पर तय है कि वहाँ पर जो चतुष्कोणीय मुकाबला हम लोग पिछले अपने बातचीत में बताए थे कि जनसुराज के आने से और बसपा के आने से जो चतुष्कोणीय मुकाबला बना था, भाजपा, राजद, जनसुराज और बसपा, तो वहाँ पर लड़ाई जो है अब एक तरह से ज़्यादा यह है कि परिवर्तन की जो बात करेंगे तो बसपा और भाजपा के बीच में ज़्यादा सीधी टक्कर लग रही है, क्योंकि राजद के वहाँ पर सिटिंग थे, लेकिन वहाँ 54% था और 56 तो बेलागंज में था। बेलागंज में ज़्यादा वोटिंग हुई है। बोला हाँ, लेकिन दूसरे नंबर पर वहाँ पर हुआ है। हम ये कहते हैं कि लोकसभा से वहाँ कम हुआ है, हाँ, लोकसभा चुनाव से कम हुआ। लोकसभा में 58 था, वहाँ पर अभी 4% के करीब कम हुआ है। तो जैसे अब वहाँ पर देखिए कि जगदानंद वहाँ के एक पुराने क्षत्रप माने जाते हैं, उस इलाके के सौका के रहने वाले हैं, उनके वो थे पहले विधायक, फिर उनके बेटे सुधाकर हुए और अब जो है उनके बेटे और सुधाकर के भाई मैदान में हैं। तो लोगों में अब एक रिएक्शन दो जगहों पर खास तौर से इस बात को देखा गया कि क्या है, मतलब वंशावली चल रही है क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग चलेंगे क्या। और ये जगदानंद सिंह वही हैं जो एक बार सुधाकर सिंह का विरोध करके उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था कि ये वंशवाद नहीं चले। सुधाकर जी भाजपा में भी चले गए थे एक बार, अगर आपको याद हो तो फिर आए। अब लेकिन लोगों को ये लगता है कि प्रशांत किशोर इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर आप पिछले 40-50 साल के चुनावों को देखें तो एक कुछ ही परिवार के लोग काबिज हैं, पिताजी हैं तो बेटा हैं तो भाई हैं तो पत्नी हैं, यही लोग काबिज हैं। तो इन चीज़ों को उठा रहे हैं। अब वहाँ पर आप देखिए कि जैसे राजद के एक चीज़ और भी मैं आपको रवि जी बता दूं कि पूरे ये 4 लोकसभा चुनावों में 4 विधानसभा उपचुनाव में 3 महागठबंधन के पास है। उसमें एक माले की सीट जो है वो केवल हम पार्टी के पास हम के पास है, बाकी 3 सीटें महागठबंधन की हैं। उसमें 2 राजद, 1 माले और 1 हम के पास है जो कि एनडीए के पास है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो राजद का जो अगर उम्मीदवारों के बारे में बात करें, खास करके बेलागंज और रामगढ़ में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि माई समीकरण में कितना टूट हो रहा है, बिखराव की क्या स्थिति है। तो माई समीकरण में अगर बिखराव हुआ तो उसका जीत हार पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे बेलागंज में माई समीकरण अगर में बिखराव होता है, देखिए अब वहाँ पर मनोरमा देवी भी यादव समाज से आती हैं और उनके पुत्र जो हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव भी उसी समाज से आते हैं। तो ये ठीक है कि लालू और तेजस्वी की वजह से यादव समाज एक मतलब अधिक तादाद में राजद के उम्मीदवार विश्वनाथ को वोट देगा। लेकिन चूंकि मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी हैं तो उसी समाज से आती हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि यादव वोट ना टूटे। ठीक है, आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मतलब इस पूरे उपचुनाव में लालू यादव कहीं नहीं गए, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसके बावजूद वो बेलागंज गए और ऐन चुनाव के दिन उन्होंने वीडियो कॉल तक किया है और लोगों से अपील की है, ओसामा को वहाँ लाया गया। तो आखिर क्या वजह थी? कहीं ना कहीं कोई तो बेचैनी थी। उनका MY के साथ माने M भी दरक गया और Y भी दरक गया। M और Y दोनों में बिखराव की बात आ रही थी, ये उनकी बेचैनी की वजह थी। और इसी वजह से लालू खुद भी गए, तेजस्वी यादव भी गए, वीडियो कॉलिंग भी हुआ, ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के लड़के हैं उनको लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात मैसेज जा रहा था कि मोहम्मद अमजद को भी हम आप कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। वो प्रशांत किशोर की पार्टी हम स्वराज के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद अमजद उस इलाके के पुराने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और अच्छा प्रभाव रहा है उनका। अच्छा, बेलागंज में ये जो सुरेंद्र यादव के बेटे के पक्ष में जो लालू प्रसाद यादव ने प्रचार किया, उसमें उन्होंने सुरेंद्र यादव को ये हिदायत दी कि अपनी जुबान बंद रखें। इसका माने कि उनका जो एक अक्खड़पन है, यादवों में ये संदेश चला गया कि किसी की सुनते नहीं हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप थोड़े दिन चुप रहिए। और ख़ास बात ये भी है कि वाई समीकरण जब उनका दरक रहा था तो शहाबुद्दीन की बहन माने उनकी वाइफ की
हिना साहब की बहन भी वहाँ गई चुनाव प्रचार करने के लिए। तो हर कोशिश की उन्होंने कि मुस्लिम मतदाता नहीं बिखरे और यादव भी नहीं बिखरे। उनको मुश्किल तो यादव वोट पर हो गया। हाँ बिल्कुल, ये देखिए कि अब अगर जैसा आप बता रहे हैं तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो MY समीकरण में वहाँ पर बिखराव तो हुआ है। अब इसी आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद अमजद ने भी, जैसा हम बता रहे थे कि वहाँ पर एक पिछले चुनाव में वो चुनाव लड़े थे और मात्र 4000 वोट से हारे थे, तो उनका भी एक असर है उस इलाके में। तो अगर मुस्लिम वोट में बिखराव ठीक ठाक हो जाता है, यादव वोट में भी बिखराव होता है, तो फिर मनोरमा देवी की राह आसान हो सके। ठीक, लेकिन एक भूमिहार मतदाता और सुरेंद्र यादव के साथ कुछ राजपूत, हालांकि उनके वोटों का प्रतिशत कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ राजपूतों ने सुरेंद्र यादव के पक्ष में मतदान किया। देखिए ये बात आ रही है कि फॉरवर्ड क्लास जो सुरेंद्र यादव से जिनके रिश्ते अच्छे हैं उन्होंने वोट दिया है, उनको, उनके बेटे को वोट दिया है, राजद के पक्ष में उनके वोट गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि अब मतलब फॉरवर्ड क्लास में खास तौर से कि कल तक हम सुरेंद्र यादव के लिए काम करते रहे, उनकी जी हुजूरी करते रहे, बेटे के लिए भी करें, बेटे के लिए भी मतलब सलाम बजाएं। तो ये जो है, और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है बेलागंज में, जो पिछले 3 दशक 3.5 दशक से सुरेंद्र यादव वहाँ पर लगातार है। तो एक रिएक्शन भी हो सकता है कि अगर उस ढंग से उनका काम नहीं होगा तो भी रिएक्शन होगा कि इतने सालों से हैं तो किए क्या। तो ये भी एक, जैसे कि एक होता है ना कि भाई लगा पहले बाप, अब बाप चले गए संसद, पिताजी संसद चले गए, तब बेटे को उतार दिए, तो पुत्र को फिर अब जुरी करो, तो ये भी आती है बात। लेकिन अगर आप देखें कि अब इसमें जो लालू यादव, तेजस्वी यादव के जाने से, उनकी अपील से, उसामा के आने से अगर हालात बदले हैं, तब तो अगर कहें तो कांटे की लड़ाई है या इनका पलड़ा भारी हो सकता है। नहीं तो नीतीश कुमार समेत एनडीए के सारे दिग्गज वहाँ उतर गए थे, तो उस लिहाज से देखें तो वहाँ पर मनोरमा देवी को भी यादव वोट में बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोट अमजद खान की वजह से बिखराव हुआ है, और दूसरे वोट जो अति पिछड़ा ये सब का है, अगर और वैसे वोट अगर भाजपा और इन सबों की वजह से कंसोलिडेट हुआ तो फिर मनोरमा देवी भी मजबूत स्थिति में वहाँ पर मानी जाए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर ये सीट जीत जाएंगे, क्या इतना एक तरफा वोट हुआ? देखिए ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर जीत जाएंगे ऐसा तो एक बात नहीं आ रही है, ऐसी बात। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अमजद, प्रोफेसर मोहम्मद अमजद की वजह से जीत हार में, दोनों उम्मीदवारों के जीत हार जो है उनकी वजह से में एक बड़ी भूमिका वो निभाएंगे। हो सकती है। मैंने अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि बेलागंज में 56.21% मतदान हुआ है, और अगर हम देखें पिछले चुनाव में 2020 में हुआ था वो 61.14 था, तो इस बार 4.93% का अंतर हुआ। और आपको लोकसभा चुनाव में इसी क्षेत्र में 52.10% मतदान हुआ था, लेकिन लोकसभा का और इसका अभी करें तो कम हुआ, और माने विधानसभा का भी तो कम हुआ, तो मतदान तो कम हुआ है। तो क्या एक एग्रेशन नहीं हुआ, माने मतदाता जमकर बूथ पर नहीं गए वहाँ? देखिए मतदाताओं में साफ तौर पे कम मतदान से एक बात तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर से और एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मतदाताओं में उत्साह का अभाव था, जिस वजह से ज़्यादातर मतदाता गए ही नहीं बूथ पर। तो उसका कारण हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। स्थिति तरारी में ज़्यादा थी, मैंने वहाँ तो वोटिंग कम। तरारी में तो सबसे कम हुआ है, 50% के करीब हुआ है, लोकसभा चुनाव से भी कम हुआ है, और इस बार चारों विधानसभा उपचुनाव में सबसे कम तरारी में हुआ है। और एक जगह मारपीट की घटना ने ये बताया कि क्या सुनील पांडे कोई मुश्किल में है, ये लग रहा है? देखिए सुनील पांडे क्या, और जो अगर राजू यादव के हम लोग थोड़ा सा देखें स्थिति को, तो सुदामा प्रसाद वैश्य समुदाय से आते थे, ठीक है, और सुदामा प्रसाद को वैश्य समुदाय से आने की वजह से वैश्य तबका भी बड़ी अच्छी तादाद में उनको वोट देता था। तो वो भी उनके माले का होने के बावजूद और माई समीकरण के प्लस हो करके, और फिर उनका वैश्य समाज होने से एक पूरा वोट मिल करके उनके जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आरा में भी उनकी जीत का जो है लोकसभा क्षेत्र में ये एक बड़ा कारण माना गया कि आरा पूरे संसदीय क्षेत्र में वैश्य समुदाय के लोग
उन लोगों ने उनको भारी बहुमत से वोट दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि इस बार इंटैक्ट है, माने कुशवाहा समाज केवल एनडीए के प्रत्याशी को वोट करें। थोड़ा सा हम लोग वैश्य समाज को समझ लें वहाँ पर तरारी में। अब जैसे आप देखिए कि इस बार सुदामा प्रसाद नहीं है, इस बार कौन है, राजू यादव हैं। तो वैश्य समाज अब इस बार जो है एनडीए को वोट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो जातीय जो एक दिमाग में जो बात रहती है कि अपनी जाति का है, तो वो बात नहीं है। तो राजू यादव की जगह वैश्य समुदाय का वोट उधर जा सकता है एनडीए को। तो और दूसरी बात यह है कि लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि माले के वोटर बहुत ही एग्रेसिव होकर के वोट करते हैं। तो और दूसरी तरफ एनडीए के जो खास करके जो फॉरवर्ड क्लास के वोट हैं वो घरों में ही बैठे रह जाते हैं। तो अगर आप बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे तो वैश्य समाज अगर उधर वोट दे रहा है तो इनका एक मुश्त जो है जो माई समीकरण का जो है मुस्लिम ये वोटर हैं, यादव वोटर हैं, माला का कैडर वोट है, और ये सब एग्रेसिव वोटर्स में आते हैं। तो ये वोट देंगे अगर, तो वहाँ पर आप देखिए कि 50% वोटिंग का मतलब है कि बहुत कांटे की लड़ाई है। ठीक है, और दोनों में से अगर आप दोनों उम्मीदवारों को छोड़ दीजिए, अगर आप सुनील पांडे से आज की तारीख में जाके पूछिए और राजू यादव से जाकर के पूछिए, तो वो लोग भी नहीं कहने की स्थिति में है साफ साफ कि भाई हम जीत रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो वो जो महिला प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, वो तो फॉरवर्ड हैं, और तो वो क्या फॉरवर्ड मतों को काट पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ने वहाँ पर जो पहले जो उम्मीदवार लाए थे लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा को, तो वो एक उम्मीदवार थे जो कि दमदार थे और अच्छी फाइट देते, लेकिन तकनीकी कारणों से वोटर ही नहीं थे, इस वजह से उनकी जगह पर इनको लाना पड़ा। तो किरण सिंह जो है, जो उनका उस तरह से बहुत नाम नहीं है उस इलाके में, नहीं उस क्षत्रिय समाज के नेता के रूप में वो एक पहले से उनका नाम फेम में है कि लोग उनको जानते हैं, उनको एक मुश्त लाइक करके वोट दे दें, वैसी स्थिति नहीं है। तो प्रशांत विशाल प्रशांत और राजू यादव, इन्हीं के बीच में लड़ाई, दोनों सीधा मुकाबला है। बल्कि तिकोना तो इनके आने से, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के आने से बनी थी तिकोना स्थिति, लेकिन आज की तारीख में सीधी फाइट है विशाल प्रशांत और राजू यादव के बीच में। आप एक वोटों का परसेंट आप देखेंगे तो 58.60 ये 2020 में इमामगंज में हुआ था, जो इस बार वहाँ पर मतदान जो हुआ 51.01 है, और आप देखें तो 7.59% कम मतदान हुआ है, और ये लोकसभा का है। तो यहाँ इमामगंज में भी मतदाता, इमामगंज में लोकसभा चुनाव, और थोड़ा सा आप आंकड़े को एक बार फिर से करेक्ट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से बहुत मामूली अंतर रहा है। 51.01% इस बार हुआ है, और लोकसभा में 51.6। अच्छा, तो बहुत मामूली अंतर से हुआ है, कम रहा है। तो इमामगंज में लेकिन जो इस बार जो रिजल्ट जो आ रहा है उसमें मतलब एक आकर्षक वायदे भी किए गए हैं एनडीए की तरफ से भी, कि अगर एनडीए का उम्मीदवार जीतता है तो सारे गरीब मांझियों का पेंशन जो है वो बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बात है, लेकिन अगर वहाँ पर देखें तो दांगी 40,000 वोटर्स हैं, और उनमें जो है एनडीए को लेकर के एक नाराज़गी की भी भाव होता है, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और रोशन मांझी और दीपा मांझी दोनों जो हैं एक ही समुदाय से आते हैं, तो जो 70,000 जो मांझी वोटर्स जो हैं उनमें बंटवारा तय है। अब उसमें प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके साथ माई समीकरण वाला, एम और वाई वाला है, और इधर जो है अति पिछड़ा, ये सब को मान लीजिए। चिराग पासवान की मांझी से नाराजगी, माने जीतन राम मांझी से नाराजगी, वैचारिक नाराजगी है उनकी, तो ये भी असर छोड़ेगा। देखिए, जो वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है इमामगंज से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो कि ग्रामीण चिकित्सक हैं लेकिन डॉक्टर लिखते हैं, तो लेकिन उस क्षेत्र में वो गरीबों का इलाज और ये सब लेकर के उनकी एक प्रसिद्धि है कि भाई गरीबों का अगर 1 बजे भी रात को फ़ोन आता है तो जाते हैं, देखते हैं, इलाज करने। जितेंद्र पासवान जिस समाज से हैं उसमें अगर चिराग पासवान जो भी नाराज़गी भी थी, गए भी नहीं वहाँ पर, लेकिन ये माना जा रहा है कि जन सुराज के होने के बावजूद जितेंद्र पासवान ने खासा वोट काटा है वहाँ पर। पासवान का बड़ी तादाद में उनको वोट मिला है। तो ये वोट जो चिराग के जाने से या एनडीए के
में जाना चाहिए था वो वोट कटा है। तो इसकी वजह से वहाँ पर मतलब एक रोशन मांझी का जो है थोड़ा सा पलड़ा भारी माना जाए। तो ओवरऑल आप कहेंगे, मैंने जो कयास, जो अटकलें और जो रुझान बता रहे हैं, ये बहुत कांटे की लड़ाई है। बहुत कांटे की लड़ाई है और इसमें उम्मीदवार या उनके दल के लोग भी अंदर खाने की बात बोल रहे हैं। वो लोग बड़ा उहापोह में है कि क्या कहें, जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये स्थिति चल रही है। स्थिति तभी होती है जब कांटे की लड़ाई हो और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज हो वो भी उसी को इशारा कर रहा है कि लड़ाई बहुत धारदार कांटे की है। अब उसमें ये देखना है कि जो 2-4-5 हज़ार से जो वोट जो जीतता है वो बहुत मुश्किल होता है कहना कि किसके पाले में थोड़ा सा स्विंग चला जाएगा। बड़ा स्विंग रहता है तो पता चल जाता है, लेकिन छोटे स्विंग में कहना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि सभी सीटों पर जो समर्थक हैं वो अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन कांटे की लड़ाई है, इसमें कोई तय। तो चलिए, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कांटे की लड़ाई है और कयासों का बाजार तो गर्म है ही। इंतजार करिए रिजल्ट का। रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि किसके सिर पर ताज है। लेकिन ये चुनाव अगले 2025 चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए हर किसी की नज़र इस चुनाव के रिजल्ट पर है। तो आप भी नज़र बनाए रखिए और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी तरफ से आप जो कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। ये ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है और ये अगली सरकार की किस्मत भी तय करेगी। इस चुनाव में पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के सिर पर ताज होगा कि नीतीश कुमार फिर बिहार के सरताज होंगे। देखना दिलचस्प होगा। इस तरह के हर अपडेट्स देखते रहिए लाइव बिहार पर और हर रोज इस तरह की बातचीत देखने के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार।